मोहन और रीना अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे तैसे गुजारा करते हैं। देखते ही देखते दोनों सीमा और मीना बड़ी हो जाती हैं। जहाँ सीमा दयालु और सीधी है, वहीं मीना चालू और स्वार्थी तरह की लड़की है। एक रोज़ मोहन रीना से कहता है, सीमा और रीना दोनों की उम्र शादी के लायक हो चली है। अब दोनों की शादी कर देनी चाहिए हमें। शादी की बात तो ठीक है, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि शादी का खर्चा कहाँ से निकालेंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ सोच के ज़रूर रखा होता है। मोहन को सीमा के लिए सूरज पसंद आ जाता है, जिसकी चाय की छोटी सी दुकान रहती है। मोहन सूरज और सीमा की शादी तय कर देता है और मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त मोहन सीमा से कहता है, बेटी, मैंने अपनी हैसियत से जितना ज़्यादा बन पड़ा उतना कर दिया। अब यही तेरा घर है। सूरज की हालत मोहन के घर से अच्छी रहती है। सीमा सूरज के घर जाती ही उसका घर संभाल लेती है। शादी के पहले ही दिन सूरज सीमा से कहता है, सीमा, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना कमा लेता हूँ जिससे तुम्हें कभी खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा, क्योंकि हमारे घर में कूलर भी नहीं है और ना ही फ्रिज। जी, आप इन सब की चिंता ना करें, मैं गुजारा कर लूँगी। सीमा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती है। उधर मोहन रीना से कहता है, मीना दिमाग से बच्ची है, उसके लिए कोई अच्छा घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश में लगा हूँ कि कोई अच्छा परिवार मिल जाए। अपनी हैसियत से ऊपर के लोग हमारी बेटी से शादी भला क्यों ही करेंगे। जैसे सीमा का रिश्ता देखा है, वैसे ही मीना का भी देख लीजिए। इतने में ही तमक कर वहाँ मीना आ जाती है और कहती है, मेरी शादी अच्छे से होनी चाहिए। उस सीमा की तरह मैं कोई मंदिर में शादी नहीं करूँगी। बेटा, तुझसे तो हमारी हैसियत छुपी ही नहीं, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। वो सब मैं नहीं जानती, वरना मैं शादी नहीं करूँगी, भाग जाऊँगी मंडप से। नहीं बेटा, ऐसा मत करना, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम गरीब ज़रूर है, लेकिन हमारी भी इज्जत है। मीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रीना की आंख भीग जाती है। मोहन अपनी हैसियत से ऊपर जाकर दीपक को मीना के लिए पसंद करता है और शादी के लिए जिसके यहाँ काम करता है उससे एक मोटी रकम कर्ज में लेता है। घर आकर मोहन रीना को सब कुछ बताता है। मीना बिटिया के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिला है। दीपक की अपनी फलों की दुकान है, उसके पास अभी के ज़माने वाला मोटर बाइक भी है। हमारी मीना राज करेगी। मीना और रीना खुश हो जाती हैं। जब सीमा को पता चलता है कि मीना का रिश्ता तय हो गया है तो वो अपने मायके आती है और मीना को एक साड़ी देते हुए कहती है, मीना, तो ये साड़ी शादी के पहले दिन पहनना, लाल रंग तुझ पर बहुत जचता है। अपनी साड़ी वापस ले जाओ, जैसे लाई हो। मैं ये साड़ी पहनूंगी? अपने जैसे समझ रखा है क्या? सीमा रोती हुई अपनी साड़ी उठाकर चली जाती है। मीना और दीपक की शादी अच्छे से हो जाती है। एक रोज़ सीमा सूरज से कहती है, जी मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आपके काम में भी हाथ बटाऊं, इसी बहाने हमारे ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तुम साथ में काम करना चाहती हो तो शाम को दुकान आ जाना। अगले दिन अपने घर का सारा काम करके सीमा शाम को सूरज की दुकान पर चली जाती है और खुद चाय बनाने लगती है। आज सीमा के आने से कमाई दुगनी होती है। ये देखकर सूरज बहुत खुश होता है। तुम मेरी लक्ष्मी हो, तुम्हारे दुकान पर आते ही मेरी कमाई दुगनी हो गई। मैं सोच रही हूँ क्यों ना चाय के साथ हम पकोड़े भी बनाने लगी। शाम को चाय और पकोड़े अच्छे भी लगते हैं। मैं सारी तैयारी करके घर से ले आऊँगी, तुम चाय बनाना और मैं पकोड़े उतारूँगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी एक अच्छी बिजनेस वुमन है और हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। अगले दिन सीमा पकोड़े की तैयारी करके दुकान पर आती है और पकोड़े बनाने लगती है। उधर मीना दीपक के साथ सीमा की दुकान पर आती है और चाय पकोड़े लेती है। सीमा तुरंत एक चेयर पोंछती है और मीना से कहती है, तुम दोनों पहली बार हमारी दुकान पर आए हो, बैठो। अब तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है कि तुम्हें पकोड़े बनाने पड़ रहे हैं। मैं यहाँ तुम्हारी टूटी फूटी चेयर पर बैठने नहीं आई हूँ। ये लो तुम्हारे पकोड़े और चाय के पैसे। अरे नहीं, मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? रख लो, मैं गरीबों के पैसे नहीं रखती हूँ। तुम्हारी हालत पे बहुत तरस आ रहा है मुझे। मेरे पति की फलों की दुकान है, मैं तो रोज़ फल खाती हूँ और ये बाइक भी मेरी है। रोज़ शाम को घूमने जाते हैं हम।
मीना सीमा की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है और सीमा रोने लगती है। तभी सूरज कहता है, ये क्या, इन बेवकूफ़ों के कारण तुम क्यों आंसू बहा रही हो? ये मीना कौन सी अमीर है? इसका पति फल बेचता है, वो भी रास्ते पर लगाकर। एक बाइक होने से कोई अमीर नहीं हो जाता। सीमा और सूरज की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जाती है और वो एक और दुकान खोल लेते हैं। इधर दीपक के फल की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर को पकड़ने के चक्कर में उसका हाथ टूट जाता है। दीपक के घर बैठ जाने के कारण मीना के घर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है और कुछ ही दिन में उसके घर का राशन भी खत्म हो जाता है और मीना रोड पर आ जाती है। एक दिन मीना इन सब का जिम्मेदार दीपक को बताकर उससे लड़ने लगती है। अब तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, क्या खाएंगे हम? यही दिन देखना बाकी था। तुम जैसे आदमी से शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। एक छोटा सा फल का दुकान था, वो भी खत्म हो गया तुम्हारी लापरवाही के कारण। मीना दीपक के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और वो बेचारा अपनी बाइक बेचकर कुछ पैसे लाकर मीना के हाथ में रख देता है। ये लो कुछ पैसे, जब तक मेरे हाथ का पट्टा नहीं खुलता तब तक इससे गुजारा करो, फिर देखता हूँ मैं आगे क्या करूँगा। उधर सीमा और सूरज का काम दिन पर दिन फैलता जाता है और वो अमीर हो जाते हैं। मीना दीपक के दिए हुए पैसों को खर्च कर देती है और दीपक का पट्टा खुलने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था देख कर पैसे खर्च करना, लेकिन तुम्हें किसी की सुनने ही कहा है। बस अपनी बहन को जलाने के चक्कर में खर्च करती रहती हो। ज्यादा सुनाओ मत मुझे, समझे? कोई भी लड़की तुम जैसे गरीब के घर शादी करके नहीं आती। अच्छा, जैसे तुम्हारे मायके वाले तो बहुत अमीर है ना। मीना के कारण दीपक को रास्ते पर भीख मांगनी पड़ जाती है। जब दीपक रास्ते के किनारे खड़े होकर भीख मांग रहा होता है तभी वहीं से पार हो रहे सीमा और सूरज उसे देख लेते हैं और अपनी गाड़ी से उतरकर सीमा दीपक के पास जाती है। सीमा को देखकर दीपक रोने लगता है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये सब क्या हो गया? दीपक रोते रोते सीमा को सब कुछ बता देता है। दीपक, तुम्हें इस तरह भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम हैं ना, ये लो कुछ पैसे, और मीना से कुछ मत कहना। उसके बाद जब तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए तब तुम हमारी दुकान पर हमारे साथ ही काम करना। दीदी, मीना की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एक ही घर के आप दो अलग अलग इंसान हैं। किसी ने सच्ची कहा है, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और जिनकी नीयत साफ़ होती है भगवान उनकी मदद करते हैं, और जिनकी नीयत में खोट होती है वो अपनी करनी की वजह से रोड पर आ जाते हैं, जैसे कि आपकी बहन मीना। ऐसा मत कहो दीपक। सीमा और सूरज दीपक को अपनी कार से उसके घर छोड़ने जाते हैं। सीमा की कार से दीपक को उतरते मीना देख लेती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। अब मीना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भागते हुए सीमा के गले लग के उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया और तुमने मेरी मदद की। आज मेरे ही कारण मेरी हालत ऐसी है। छल करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ में तो आ गया ना, यही काफ़ी है। अब मीना भी सीमा के साथ काम करने लगती है। मीना और दीपक के हालात भी सुधर जाते हैं और वो अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। जब मैंने बोला है कि सफाई और सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर मुझे किचन के बाहर कूड़ा क्यों दिख रहा है? क्या एक सीधी बात समझना इतना मुश्किल है? निठल्ले लोग, एक दिन मेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर ही मानेंगे। ये है अनुष्का, मुंबई शहर की जानी मानी रेस्टोरेंट ऑनर, जो यहाँ अपने पति भावेश और सास ससुर के साथ रहती है। वाह अलीशा, 1000 बार तुम्हारे हाथ का बना खाना खा चुका हूँ, पर आज भी हर बार स्वाद नया लगता है। मुझे समझ में नहीं आता तुम बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े शहर में क्यों नहीं जाती। कब तक मेरी इस छोटी रसोई में खाना बनाते हुए अपने टैलेंट को छुपा कर रखोगी? मुझे यहाँ काम करके खुशी मिलती है। ये मेरा घर है और आप सब मेरे अपने हैं, और जिस काम से दिल को सुकून मिले उससे बड़ा दुनिया में कोई काम, नाम, शहर या पैसा हो ही नहीं सकता। ये है अपने खाने से दिलों को जीतने वाली अलीशा। वैसे तो अनुष्का और अलीशा जुड़वा बहनें हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां बहुत लंबी और पुरानी है। अलीशा रसोई में काम करते हुए अपने बॉस से बात कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है, जिसे वो ऑन करके स्पीकर पर रख देती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अलीशा, मैं हूँ अनुष्का। फोन पर अपनी बहन का नाम और आवाज सुनकर अलीशा हैरान रह जाती है।
मुझे पता है 10 साल बाद अचानक मेरा फोन करना तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर बहन मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। प्लीज एक बार मिलने आ जाना। इससे पहले कि अलीशा कोई जवाब दे पाती, उसका बॉस धीरे से बोलने लगता है। अलीशा, तुम्हारी बहन का मुंबई में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। शायद ये तुम्हारे लिए अपनी अलग पहचान बनाने का बड़ा मौका हो सकता है। मना मत करना। मेरी बहन अपने आगे कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकती। जरूर इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। उसका मुझे नहीं पता। तुम अपने मकसद से जाओ। सोचो, अगर काम बन गया तो कहां से कहां पहुंच सकती हो, और नहीं भी बना तो खोने के लिए है क्या। बॉस की बात मानकर अलीशा मुंबई जाने के लिए हाँ बोल देती है और अगली सुबह अलीशा अपनी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां अनुष्का के ससुराल वाले अलीशा को देखकर हैरान रह जाते हैं। 5 साल में पहली बार पता चला कि बहू की बहन है, फिर भी तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो तुम्हारी जुड़वा है। आंटी जी, आपको बहन का नहीं पता था और मुझे अपनी बहन की शादी का नहीं पता था। हिसाब बराबर। उम्मीद है रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वहां पर तो नहीं हुई थी, पर यहाँ जरूर हो सकती है। मेरा कमरा कहाँ है? अलीशा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अनुष्का अलीशा को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाती है। ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम भी शेफ हो ना? चलो तुम्हें किचन दिखाती हूँ। अनुष्का बहन को रेस्टोरेंट की रसोई में लेकर जाती है, तभी उसका फोन बजता है, जिस पर वो जोर जोर से बात करने लगती है। क्या? नहीं, वो इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। कल मेरे इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं। बिना शेफ के मेरा काम कैसे चलेगा? ये काम कोई ठीक से नहीं कर सकता। क्या हुआ बहन, सब ठीक तो है ना? बहन के ऐसा पूछते ही अनुष्का अपनी मजबूरी दिखाने लगती है, जिसे देखकर अलीशा मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसी पल से अलीशा अनुष्का के रेस्टोरेंट किचन में काम करने लगती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में आए अनुष्का के विदेशी क्लाइंट को भी अलीशा का बनाया खाना बहुत पसंद आता है। वाओ मिस अनुष्का, योर शेफ इज अमेजिंग। आई लव द फूड। वी विल थिंक अबाउट योर डील। क्लाइंट के वहां से जाते ही अनुष्का अकेले में अपने आप से बातें करने लगती है, जिसे पीछे खड़ी अलीशा सुन लेती है। थैंक यू भगवान। अगर पुराने शेफ के जाने पर मुझे अलीशा का ख्याल नहीं आता और वो यहाँ आने के लिए हाँ नहीं बोलती, तो आज मैं ये दिन नहीं देख पाती। बस अब ये जल्दी मेरे रेस्टोरेंट को अप्रूव कर दे, फिर अनुष्का सीधा यूएस पहुंच जाएगी। ओह, तो मुझे मुंबई बुलाने का असली मकसद ये था। वही मैं सोचूं कि 10 साल बाद अचानक मेरी मतलबी बहन को मैं कैसे याद आ गई। पर तुम ये कैसे भूल गए बहना कि मैं अब वो 10 साल पहले वाली अलीशा नहीं हूँ, जिससे तुम अनाथों की तरह जीने के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। अब अलीशा अपनी बहन को सबक सिखाने का प्लान शुरू करती है, जिसमें पहले वो अनुष्का की गैरहाजिरी में उसके जैसे कपड़े पहनकर उसके जैसा बोलने की कोशिश करते हुए घर वालों के पास जाकर उन्हें भला बुरा सुनाकर घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का घर आती है। तुम मम्मी पापा के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम वो फॉरेन वाली डील में इन्वॉल्व हुई हो, तुम्हारा स्वभाव बदलता ही जा रहा है। अरे पर मैंने किया क्या? छोड़ो, अभी बहू की बहन भी घर आई हुई है, ये सब अच्छा नहीं लगता। बाद में आराम से बात करेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अलीशा अपनी बहन का रूप लेकर बहुत कुछ ऐसे काम करती है जिससे अनुष्का को बहुत दिक्कत होती है। और उसी में विदेशी क्लाइंट के साथ आखिरी मीटिंग के दिन अलीशा बहाना बनाकर अनुष्का को रेस्टोरेंट से बाहर भेज देती है और एक बार फिर उसका रूप लेकर क्लाइंट के पास आ जाती है। We like your restaurant and services. Deal is all yours. Thank you so much. But now I'm not interested in your deal. You can leave now. क्लाइंट की नजरों में ये सब अनुष्का बोल रही होती है, जिसे अपनी बेइज्जती मानकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बार अलीशा को ये सब करते हुए अनुष्का देख लेती है। दोनों बहनें घर वापस आती है। अनुष्का पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। अब आप सबको ये जानना था ना कि इतने दिनों से मैं अजीब बर्ताव क्यों कर रही हूँ। वो सब इसलिए क्योंकि वो मैं नहीं
अलीशा थी। मानना पड़ेगा अलीशा, जुड़वा होने का खूब फायदा उठाया तुमने। अब तुमने ये डील भी तोड़ दी, मेरे परिवार में कड़वाहट भी घोल दी। और क्या चाहिए तुम्हें? बस इतने में डर गई। सोचो जरा, उस 10 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, जिसके माँ बाप तो पहले ही दुनिया से जा चुके थे और बाद में बचा हुआ इकलौता सहारा बहन भी अपनी खुद गर्जी में उसे अनाथ बनाकर इस दुनिया में मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गई थी। अरे तब मैं भी तो 10 साल की छोटी लड़की ही थी, जिसके कंधों पर अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। डर गई थी मैं, कर दी मैंने गलती, जिसके लिए आज तक पछताती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हारी फिक्र नहीं है। सोचो, अगर प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हारी इतनी खबर क्यों रखती? मुझे कैसे पता होता कि तुम शेफ हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा नंबर क्या है? बस कभी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। माफ कर दे बहन, चाहिए तो 2 महीने ले ले। 2 महीने? ये मम्मी का लॉजिक था। वो बोलती थी कि अगर आप अपने किसी प्यार करने वाले से नाराज हो तो जल्दबाजी में रिश्ता खत्म करने से पहले उसे दूसरा मौका देने के लिए 2 महीने का वक्त लो। अगर इतने टाइम में भी सिचुएशन नहीं बदली और माफ करने जैसा फील नहीं हुआ तो फैसला लेना। अलीशा 2 महीने का टाइम लेकर अपने शहर वापस आ जाती है, जिसके 2 महीने बाद आखिरकार दोनों बहनें दिल से एक दूसरे को हर गलती के लिए माफ कर साथ आ जाती हैं और मिलकर रेस्टोरेंट चलाने लगती हैं। अपने माता पिता की अकेली संतान सन्नी का रंग ढंग कुछ अलग ही था। माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। देख बेटा, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, बता दे रही हूँ, वरना तेरी खैर नहीं। अरे नहीं आएगी माँ, दुनिया जलती है तेरे बेटे से। अच्छा चल बाय। सन्नी बस की लाइन में खड़ा था कि तभी बस आ जाती है। वहाँ खड़ी एक लड़की बस में चढ़ने की कोशिश करती है कि हटो हटो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। आ जाती हो सज धज कर, काम ही क्या है तुम लड़कियों को, सिर्फ शॉपिंग और घूमना। सन्नी लड़की को धक्का मारकर बस में चढ़ जाता है। अरे भैया, कुछ तो शर्म कर लेते हैं। बेचारी लड़की को धक्का दे दिया, वो गिर जाती तो। अरे गिर जाती तो गिर जाती, कॉलेज के लिए देर हो रही है, आप अपना काम करें। पास बैठा एक आदमी उस लड़की को सीट देता है। तुम बैठ जाओ बेटा, हो सकता है तुम्हें चोट आई हो। लड़की बैठने वाली होती है कि सन्नी झट से उस सीट पर बैठ जाता है। ए लड़के, बहुत देर से मैं तुम्हारी बदतमीजी देख रही हूँ। समझ में नहीं आता कि ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। क्यों, तुम क्या अंग्रेजों से लड़ाई करके आई हो या फिर देश का बजट पास करके? जो तुम्हें बैठने की जरूरत है, मुझे नहीं। सन्नी महिलाओं वाली सीट में बैठ जाता है। लड़के उठो यहाँ से। अरे रहने दीजिए ना, इनको ज्यादा जरूरत है। वैसे भी ये बेचारे कोमल से हैं, मैं तो स्ट्रांग हूँ। भैया आप बैठिए। हाँ, लोग सन्नी का मजाक उड़ाते हैं। सन्नी लड़कियों और औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, उन्हें मान सम्मान भी नहीं देता, जिससे उसके माता पिता भी काफी परेशान रहते थे। एक दिन सन्नी का दोस्त कहता है, यार मेरे भाई के लिए लड़की देखने जाना है, चलेगा क्या? हाँ हाँ चल। लड़की वालों के घर में दोस्त की माँ कहती है, बहू के रूप में हमें आपकी बेटी पसंद है। अरे रुकिए आंटी, पूछ तो लीजिए कि क्या क्या करना आता है, खाना बनाना भी आता है कि नहीं, और घर की साफ सफाई। सन्नी, मैं बीवी के लिए यहाँ आया हूँ, नौकरानी के लिए नहीं। अरे भैया, इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए इन लोगों को। और तो और इसके पापा से पूछ लो कितना दहेज देंगे। वो क्या है ना, एक तो इनकी लड़की को रखो और वो भी फ्री में। तभी लड़की बोल पड़ती है, अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। लड़कियों के लिए ऐसी सोच रखने वालों से तो मैं खुद ही शादी नहीं करूंगी। ओए होए, अकड़ तो देखो मैडम की। अरे भाई, लड़की हो लड़की, भूल गई क्या? माँ बाप नहीं रखने वाले जिंदगी भर। तभी लड़की के पिता बोलते हैं, बिल्कुल रखेंगे, बेटी है हमारी, और निकलो यहाँ से। दोस्त की माँ सन्नी को कहती है, बेटा ऐसा है कि तुम अब अपने घर जाओ, ये सोच मुझे अपने बच्चों में नहीं डालनी, और अच्छा होगा कि मेरे बेटे से अब मिलना भी मत कभी भी। सन्नी को बेइज्जती महसूस होती है। वो वहाँ से निकल रहा होता है कि उसके कान में लड़की की माँ की आवाज आती है। अरे पता नहीं कैसे कैसे संस्कार देते हैं माँ बाप अपनी औलाद को। सन्नी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो घर आकर अपने कमरे में चला जाता है। क्या हुआ बेटा,
क्यों मुंह लटका हुआ है? सन्नी माँ को सारी बात बता देता है। शाम को माँ पिता से सारी बात कहती है। क्या किया जाए, अब इसका कोई इलाज भी तो नहीं है। तभी वहाँ पिता के दोस्त आते हैं। अरे मोहन भाई, मैं सुमन को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रखना चाहता हूँ। आप तो जानते ही हैं, माँ है नहीं इसकी और मुझे काम के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। वो सुमन को इनके घर छोड़ जाते हैं। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है। सनी तैयार होकर आता है और सुमन से राखी बंधवाता है। बहुत किस्मत वालों को बहन मिलती है, समझे? सनी घर से निकल रहा होता है कि बहन उसे जूते देकर कहती है, भैया ये शूज पहनो, वो वाले अच्छे नहीं लग रहे। अरे सुमन, इसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत बिगड़ैल है ये। नहीं नहीं, मेरे भैया के लिए ऐसा मत बोलिए, बहुत अच्छे हैं वो। सन्नी को सुमन अच्छी लगने लगती है। वो उसका ख्याल रखता और सुमन उसका। एक बार सन्नी दोस्तों के साथ पार्टी करता है और घर आने में देर हो जाती है। हेलो सुमन, मैं घर आ रहा हूँ, तुम पीछे वाला दरवाजा खोल देना प्लीज। सुमन भाई के लिए दरवाजा खोल देती है और वो कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह, अरे ये सन्नी कल कब घर आया पता ही नहीं चला। हाथ तो गए थे भैया वक्त से, क्यों? मैंने ही तो दरवाजा खोला था। सुमन, भाई को बचाने के लिए झूठ बोलती हो तुम। सन्नी वहाँ खड़ा सब सुन रहा होता है। वो कॉलेज के लिए निकलता है और उसे फिर से बस के पास वो लड़की दिखती है। लड़की सन्नी को देखकर पीछे हो जाती है, लेकिन जैसे ही बस आती है, अब बहन जी पहले आप चढ़िए और उस दिन के लिए सॉरी। अरे सन्नी, क्या हो गया? सब ठीक है ना? तू तो ऐसा नहीं था। हाँ यार, पता नहीं क्या हो गया। चल कॉलेज चलते हैं। सनी और उसका दोस्त कॉलेज जाते हैं, जहाँ एक लड़की को उसका दोस्त परेशान करने की कोशिश करता है। आय हाय, कितनी सुंदर हो, क्या खाती हो जाने मन। सनी को ये देखकर गुस्सा आता है। वो क्या खाती है वो बाद में बताएगी, लेकिन आगे से तूने किसी भी लड़की को छेड़ने की कोशिश की ना, तो तू ये मेरी चप्पल देख रहा है, वो तू पहले खाएगा, समझा? यार तू पागल हो गया है क्या? तू अब हम लोगों जैसा नहीं रहा। अच्छा है तू कोई और दोस्त देख ले। नहीं रहूंगा मैं तेरे साथ, लेकिन तुझे तो सुधार ही दूंगा। अरे चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। वैसे तुझे हो क्या गया है अचानक से? सन्नी भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या हो गया है। अब वो महिलाओं को बस में सीट देता, उनकी इज्जत करता, उनका ख्याल रखता। एक बार सन्नी सुमन के साथ बाजार जा रहा होता है कि सुमन के पास उसकी सहेली का फोन आता है। भैया, पास में मेरी सहेली रहती है, वो रो रही थी, मुझे उससे मिलना है, आप ले चलेंगे? सनी सुमन के साथ उसकी सहेली के घर जाता है, जहाँ उसे देखने वाले आए होते हैं। अरे क्या हो गया? जो लोग मुझे पसंद करने आए हैं, वो लोग पापा से ढेर सारा पैसा दहेज के लिए मांग रहे हैं। मेरी पढ़ाई छुड़वाकर घर के काम करने के लिए कह रहे हैं। वो रोने लगती है कि सनी बोल पड़ता है। मैं बात करता हूँ उन लोगों से। सनी उन लोगों के पास जाता है। अगर आप लोगों को घर का काम करवाने के लिए लड़की चाहिए तो नौकरानी रख लीजिए ना। माता पिता ने लड़की को पढ़ा लिखा कर खुद के पैर पर खड़ा करने लायक बनाया है, आप उसके पैर काटने में लगे हो। सनी बोला जा रहा था और सुमन भाई को देख रही थी। वो लोग घर आ जाते हैं। सुमन माँ को सारी बात बताती है। अरे ये कैसे? सनी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? सनी से यही सवाल उसके दोस्त ने भी पूछा होता है और तब उसे समझ में नहीं आता कि उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। लेकिन आज जब माँ ने ये सवाल किया तो सनी सामने खड़ी सुमन को देखता है। माँ, ये बदलाव मेरे अंदर सुमन के आने के बाद आया। वो मेरी बहन है और मैं हमेशा उसे सबसे अच्छे से रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर कोई उसका सम्मान करे। जिन लड़कियों को मैं परेशान करता था वो भी तो किसी की बहन होंगी, ये मैं समझ चुका हूँ। और ये भी कि औरतों का सम्मान हर शिक्षित और सभ्य समाज की पहली जरूरत है।